हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेजेज ऑफ लर्निंग। तो आज हम इस टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि लर्निंग के लिए कौन कौन सी स्टेजेज होती है। और अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक चाहे आप स्पेशल एजुकेटर बनने की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कोर्स में आप इनरोल हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, बीएड हो या एमएड हो, सभी को देखते हुए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनने की तैयारी कर रहे हैं और आपने कहीं का भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ, वो चाहे दिल्ली का हो, चंडीगढ़ का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो या केवीएस का हो, राजस्थान का हो, तो हर स्टेट के अगर स्पेशल एजुकेटर का पेपर देखें तो उसके हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ ये टॉपिक डिप्लोमा में भी आता है, बीएड में भी आता है और एमएड में भी आता है। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया है कि सीखना या अधिगम, जो ये जर्मन वर्ड है, अधिगम जो वर्ड है वो जर्मन वर्ड है और अंग्रेजी में हम इसको लर्निंग बोलते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो कंटिन्यूस चलती रहती है। जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है और जब तक मनुष्य मर नहीं जाता, तो ये सतत रूप से चलती रहती है, कंटिन्यूस रूप से चलती रहती है और सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसमें यही बताया गया कि ये जो प्रक्रिया है सीखना, तो ये सतत चलती रहती है और जीवन पर्यंत चलने वाली, जब तक जीवित है मनुष्य तब तक चलती रहती है और एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता। जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है तो तुरंत वहीं से वह सीखना प्रारंभ कर देता और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता। और जब तक मनुष्य जीवित रहता तो कुछ न कुछ सीखता ही रहता। जैसे आप अपने आसपास भी देखते हैं कि कोई किसी भी बच्चे का जन्म होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तो तब तक वो कुछ न कुछ नया सीखता रहता है अपने जीवन में। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो इतना समायोजन नहीं कर पाता अपने वातावरण के साथ, पर जैसे जैसे वो उस वातावरण में पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, तो वो साथ के साथ समायोजन करना भी सीख जाता है। और समायोजन के दौरान वो बहुत सारे जो अपने अनुभव है उनसे लाभ उठाने का प्रयास करता है। तो क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य अपने वातावरण के साथ समायोजन करेगा तो उसको नए अनुभव भी होंगे, कुछ ना कुछ वो नया सीखेगा भी। जैसे जैसे वो समायोजन करेगा तो वैसे वैसे वो सीखता भी रहेगा अपने वातावरण से। और जैसे जैसे उसको अनुभव प्राप्त होगा तो उन अनुभव से वो अधिक लाभ उठाने का भी प्रयास करेगा। जैसे अगर कोई भी सिचुएशन है, अगर हम उस सिचुएशन को एक बार हैंडल कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और उस सिचुएशन को हैंडल करने से हम दूसरी, अगर हमारे सामने कोई नई सिचुएशन आती है तो उसमें हम बहुत कॉन्फिडेंटल होके उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेते हैं कि जब मैंने पिछली बार ये काम कर लिया था तो अब की बार भी मैं इस काम को कर लूँगा। इसलिए अगर हम कोई भी क्रिया को एक बार कर लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं, तो फिर हम उसको पुराने अनुभव के आधार पर उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। ये सेल्फ मोटिवेशन वाली यहाँ पे बात है। अगर आपके अंदर जितनी इच्छा है सीखने की, आप उतना ही ज़्यादा अपने जीवन का विकास कर पाएंगे। क्योंकि जिस मनुष्य ने सीखना बंद कर दिया तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं रहता। अगर कोई भी मनुष्य ये मानता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे जीवित रहना फिर व्यर्थ है। क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वो अपने जीवन में कोई ना कोई नई क्रिया सीखता रहता है। और यहाँ पे यही बताया गया कि अगर किसी में सीखने की जितनी अधिक शक्ति है वो उतने ही अपने जीवन का विकास कर पाएगा। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है। जैसे जैसे अगर हम कोई भी एक्टिविटी सीखेंगे तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं एवं उपक्रियाएं भी करेंगे। अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। अगर हम सीखेंगे तो सक्रिय प्रतिक्रिया करेंगे उस स्थिति के प्रति। जिस भी सिचुएशन में हम सीख रहे हैं तो वहाँ पे हम सक्रिय प्रतिक्रिया करेंगे। आगे हम उदाहरण के थ्रू इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि कोई भी छोटा बालक है, उसके सामने अगर जलता दीपक रख दें हम, तो वो बार बार उसकी लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। जो दीपक जल रहा है तो उसके जो लौ होती है उसको पकड़ने का बच्चा प्रयास करता है। और जब वो प्रयास करता है तो इस प्रयास में जब वो लौ को पकड़ता है तो उसका हाथ जलने लगता है और वो हाथ को तुरंत पीछे खींचने लगता है। फिर
और जब हम पुनः उसके पास दीपक लेके जाते हैं तो वो बच्चा हाथ अपना आगे नहीं बढ़ाएगा। तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, वरना उसे दूर हो जाता है, क्योंकि उसने पिछली बार देख लिया था और उससे सीख लिया था कि जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया तुरंत उसका हाथ जलने लगा। तो जैसे अगली बार हम उसके हाथ के पास दीपक रखेंगे तो वो उससे दूर हटने लगेगा, क्योंकि उसको पूरा अनुभव हो चुका है उस चीज़ का। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। जो हम सक्रिय प्रतिक्रिया बोल रहे थे, स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया करना, तो इसी को कहते हैं कि जो स्थिति थी वहाँ पे दीपक जल रहा था और उस पर हमने हाथ से पकड़ी उसकी लौ को, तो ये क्या है, हमने सक्रिय प्रतिक्रिया की वहाँ पे और फिर उससे अपना अनुभव प्राप्त किया कि जो दीपक जल रहा है तो अगर हम उसकी लौ को पकड़ेंगे तो हमारा खुद का हाथ जलेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही बालक ने अनुभव किया और वैसे ही उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, क्योंकि पहले बच्चा सोच रहा था कि उस जो दीपक जल रहा है उससे वो खेल लेगा, परंतु जैसे ही उसका हाथ जलता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है कि अगर आप जलते हुए दीपक को पकड़ोगे तो आपका हाथ जलेगा। तो इस उदाहरण के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कोई भी अधिगम है, हम जैसे ही जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं कुछ न कुछ नई चीज़, जैसे ये अनुभव किया है बच्चे ने, तो ऐसे ही हम भी किसी न किसी सिचुएशन का जीवन पर्यंत अनुभव करते रहते हैं। आगे अगर हम बात करें परिभाषा की, वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है। अगर हमने सीखना बंद कर दिया तो मनुष्य का डेवलपमेंट होना वहीं पे बंद हो जाएगा। तो इसलिए सीखना विकास की निरंतर प्रक्रिया है। B.F. स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन जरूर होगा। तो इन्होंने बताया, स्किनर ने बताया कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। J.P. गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। जैसा कि हमने पहले भी ये पढ़ा है कि सीखना क्या है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, क्योंकि जिस सिचुएशन के बारे में हमें नहीं पता है तो वहाँ पे हम प्रतिक्रिया करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पहले से व्यवहार बन चुका है, जैसे हमने लौ पकड़ने का एग्जाम्पल लिया था, तो हमारा व्यवहार क्या था, पहले से निर्मित व्यवहार था कि अगर हमने दीपक जलता हुआ देखा तो हम उसकी लौ को पकड़ने के लिए भागते हैं। पर हमने उसके बाद अनुभव किया कि जब हम लौ को पकड़ रहे हैं तो उससे हमारा हाथ जल रहा है, तो अनुभव द्वारा फिर हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। आगे उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। यह आपके अंदर भी दिखेगा और आपके अंदर होगा और बाहर भी, तो ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है। अतः सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। तो जैसे ही हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन जरूर दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ लर्निंग की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 स्टेजेज हैं लर्निंग की, तो उनमें सबसे पहली है एक्विजिशन, जिसको हम हिंदी में अर्जन बोलते हैं। तो इस चरण के दौरान आप एक स्पंज की तरह जो सभी प्रकार की नई जानकारियाँ और कौशल को अवशोषित करते हैं। चाहे आप एक नई भाषा सीख रहे हों, किसी संगीत वाद्य यंत्र में महारत हासिल कर रहे हों, सीखने का अधिग्रहण चरण ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की प्रारंभिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इस चरण के दौरान आप समझ की नींव का निर्माण कर रहे हैं। अर्जन करने का मतलब है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जब वो छोटा होता है तो वो एक स्पंज की तरह होता है। जैसे जैसे हम उसके अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो उन चीज़ों को सीखता जाएगा, और बच्चा जन्म के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता, तो वो वहाँ से नई जानकारियाँ, कौशलों को अवशोषित करता रहता। स्पंज क्या होता है कि अपने अंदर किसी भी चीज़ को अवशोषित कर लेता। तो ऐसे ही एक बच्चा होता है, तो वो कोई भी जो भी उसके आसपास नई जानकारियाँ हैं और जो भी स्किल्स हैं तो उनको अपने अंदर वो अवशोषित करता रहता है।
और ये एक नई भाषा, चाहे इसमें आप कोई भी नई भाषा सीख रहे हैं, किसी संगीत वाद्य यंत्र में महारत हासिल करनी है आपको, और इसके अलावा सीखने का अधिग्रहण चरण ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की प्रारंभिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जो अर्जन करना है वो हमारे ज्ञान को प्राप्त करने की प्रारंभिक प्रक्रिया है। हम यहाँ से फर्स्ट स्टेप है ये हमारा, इसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। इस चरण के दौरान आप समझ की नींव का निर्माण कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप बाइक चलाना सीख रहे हैं। अधिग्रहण चरण में आप संतुलन, पैडलिंग और स्टीयरिंग के बुनियादी सिद्धांतों को समझकर शुरुआत करते हैं। आप दूसरों को सवारी करते हुए देख सकते हैं, निर्देश सुन सकते हैं और स्वयं इन कौशलों का अभ्यास कर सकते हैं। यह चरण पूरी तरह से जानकारी को अवशोषित करने और इसमें शामिल मूलभूत अवधारणाओं और तकनीकों की समझ विकसित करने के बारे में है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपको बाइक चलाना सीखना है तो उसमें अर्जन करना क्या है, सबसे पहले हम उसके जो ज्ञान है उसका अर्जन करेंगे कि हम कैसे संतुलन बना सकते हैं, हमें पैडलिंग कैसे करनी है, स्टीयरिंग को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद हम दूसरों को सवारी करते हुए देखेंगे, उनके निर्देश सुनेंगे कि कैसे ब्रेक मारने हैं, कैसे क्लच छोड़ना है, कैसे घेर लगाना है। उसके बाद हम अभ्यास करेंगे बाइक चलाने का। तो ये सब चीज़ें हम अर्जन करने में सीखेंगे। फिर जितनी भी जानकारी है इनको अपने अंदर अवशोषित करेंगे और इनके प्रति एक समझ को विकसित करेंगे। जैसे जैसे आप अधिग्रहण के चरण में आगे बढ़ते हैं, आपसे गलतियां हो सकती हैं और आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, लेकिन यह पूरी तरह से सामान्य है। अभ्यास, दोहराव और प्रतिक्रिया के साथ आप धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को निखारते हैं और सीखने के अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है तो इसमें गलती होना लाजमी है। जैसे जैसे हम अपने अंदर जो समझ को विकसित करेंगे तो अगर हम उसका अभ्यास करेंगे तो हमारे से गलती होना लाजमी है, और गलती होंगी, गलती करके ही सीखेंगे। जैसे कि थॉर्नडाइक ने वो ट्राई एंड एरर की थ्योरी दी है, तो जितना हम गलती करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम सीखेंगे। तो इसमें हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी और इससे हमें अभ्यास, दोहराव और प्रतिक्रिया के साथ अपनी जो भी हमारी क्षमताएं हैं उनको हम निखारते जाएंगे और अगले चरण की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे हम अगले चरण की। अगले चरण में है मेंटेनेंस, जिसको हम रख रखाव बोलेंगे। पिछले चरण में हमने क्या किया था, ज्ञान का अर्जन किया था कि जो भी हमारे आसपास का ज्ञान है, अगर हमें कुछ भी चीज़ सीखनी है, किसी नई स्किल्स को डेवलप करना है तो उसके प्रति हम ज्ञान को हासिल करेंगे। उसके बाद है मेंटेनेंस की रख रखाव करेंगे। हमने ज्ञान अर्जन कर लिया है, अब उसका रख रखाव करना। इस चरण के दौरान आप दीर्घकालिक प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। रख रखाव सीखने का एक चरण है जहां आप अर्जित ज्ञान या कौशल को बनाए रखते हैं और उसे सुदृढ़ करते हैं। यह आपके मानसिक टूलबॉक्स को अच्छी तरह से भंडारित और उपयोग के लिए तैयार रखने जैसा है। जैसे हमने ज्ञान अर्जित कर लिया और उसको हमें बनाए रखना है। उसको हमें ये नहीं है कि हमने एक बार ज्ञान अर्जन कर लिया, उसको कुछ टाइम बाद हम भूल गए। अगर हमें उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है तो उसका रख रखाव करना जरूरी है। इसलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हैं। मान लीजिए कि गिटार बजाना सीख रहे हैं। प्रारंभिक सीखने के चरण के दौरान आपको कार्ड, स्केल और बुनियादी तकनीकों से परिचित कराया गया था। अगर हम ज्ञान अर्जन करने की बात करें तो हमने ज्ञान अर्जन करने में जो कार्ड होता है, स्केल होता है और बुनियादी तकनीक होती है, तो उनसे संबंधित ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया। उसके बाद एक बार जब आप इन बुनियादी सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप रख रखाव चरण में प्रवेश करते हैं। यहाँ आप कार्ड, स्केल और तकनीक को अपने दिमाग और उंगलियों में ताज़ा रखने के लिए लगातार अभ्यास करते हैं। अब जब हमने ज्ञान को अर्जन कर लिया, जहाँ पे हमें बताया गया था कि कार्ड कैसे प्ले करते हैं, स्केल कैसे बजाना, बुनियादी जितनी भी तकनीकें हैं गिटार को लेके, वो सब हमने अर्जन कर लिया था। उसके बाद हमें उसका रख रखाव करना था। तो रख रखाव करने के लिए हम निरंतर उसका लगातार अभ्यास करते हैं। अगर हम किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें ज्ञान को मेंटेन करने के लिए, अर्जित ज्ञान को मेंटेन करने के लिए, उसका रख रखाव करने के लिए लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है। अपने गिटार कौशल को बनाए रखने के लिए आप नियमित अभ्यास स्तर अलग रख सकते हैं। अपने पसंदीदा गाने बजा सकते हैं, अधिक उन्नत तकनीकों पर काम कर सकते हैं या दोस्तों के साथ एक बैंड में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा करने से आप जो पहले ही सीख चुके हैं उसे सुदृढ़ करते हैं।
और अपने ज्ञान को खराब होने से बचाते हैं। तो अगर हम निरंतर अभ्यास करेंगे और निरंतर उस स्किल पे काम करेंगे और जितनी भी डेवलपमेंट होती है नई उस स्किल्स में, तो उनको सीखेंगे हम, तो इससे हम अपने उस स्किल्स को बचा सकते हैं और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे उस कौशल को लेके, तो वो कौशल हम भूलते जाएंगे, उस स्किल्स को हम भूलते जाएंगे। तो जैसे ही हमने ज्ञान अर्जन किया था, उसके बाद हमने मेंटेन करके रखा उसको, अभ्यास के थ्रू उसका रख रखाव किया हमने। उसके बाद आती है फ्लुएंसी। हमने ज्ञान अर्जन कर लिया, उसके बाद उसको याद भी कर लिया, उसका रख रखाव कर लिया, उसको मेंटेन करके रख लिया। फिर फ्लुएंसी है कि हमें उसको एक प्रवाहित वे में बनाए रखना है। भाषा सीखने में प्रवाह एक बेहतरीन चरण है। आपको यहाँ समझने में मदद करने के लिए कि प्रवाह स्पेक्ट्रम में आप कहाँ गिर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिंदी सीख रहे हैं और कोई आपसे पूछे आपने इस सप्ताह में क्या किया। यदि आप शुरुआती चरण में हैं तो आपको पर्सन को समझने और मैंने खा लिया या मैंने टेलीविज़न देखा जैसे सरल वाक्यांशों के साथ उत्तर देने में कठिनाई हो सकती है। प्रवाह का मतलब है कि अगर हमें कोई स्टार्टिंग में पूछता, जब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर हम हिंदी सीख रहे हैं, तो अगर हमसे किसी ने पूछा कि आपने इस सप्ताह में क्या किया, तो हम, अगर हमारा प्रवाह नहीं है अच्छे से, तो हम बोलेंगे मैंने खा लिया या मैंने टेलीविज़न देखा, ऐसे वर्डों का यूज करेंगे। और अगर हमारी फ्लुएंसी अच्छी है, प्रवाह अच्छा है और इसके जैसा इन्होंने बताया कि मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो इस मामले में आप पर्सन को समझेंगे और अधिक विस्तृत प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे। जैसे पिछले सप्ताह मैं फिल्म में गया था मेरे दोस्तों और हमने एक शानदार फिल्म देखी। तो जैसे ही हम उसका अभ्यास करेंगे और मेंटेन करके रखेंगे, तो हमारे अंदर फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी और हम किसी भी क्वेश्चन का अधिक विस्तृत आंसर दे पाएंगे। अंत में यदि आप प्रवाह के उन्नत स्तर पर है तो आप आसानी से पर्सन को समझ लेंगे और अधिक जटिल बातचीत में संलग्न होंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्रवाह में उन्नत स्तर पर पहुंच जाते हैं, अच्छे से फ्लुएंसी आ जाती है हमारे अंदर, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले सामने वाला, हम बिल्कुल फ्लुएंसी से उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल फ्लुएंसी से पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी बीच में गैप नहीं आ रहा। जैसे ही हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वहीं से बिल्कुल फ्लुएंसी में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे कोई भी मैंने वन वर्ड में आपको आंसर नहीं दिया या वन लाइन में नहीं दिया। तो जब आप ऐसे सीख जाओगे तो फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। याद रखें, प्रवाह एक यात्रा है और हर कोई अपनी गति से आगे बढ़ता है। सुधार जारी रखने के लिए अभ्यास करते रहे, नई शब्दावलियों की खोज करें और भाषा में खुद को डुबोते रहें। तो इसके लिए भी हमें निरंतर अभ्यास करते रहना और जितनी भी नई वकैब आती रहती हैं तो उनके प्रति हमें अपनी समझ बनाए रखना है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है जर्नलाइजेशन। हमने ज्ञान को अर्जन कर लिया, उसका रख रखाव कर लिया, उसके प्रति फ्लुएंसी बना ली, प्रवाह बना ली। उसके बाद हम अगर कोई भी ज्ञान है तो उसका जर्नलाइजेशन करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे। सामान्यीकरण वास्तव में एक महत्वपूर्ण चरण है। यह तब होता है जब आपने जो सीखा है और उसे नई स्थितियों या उदाहरणों पर लागू करना है। हमने जो भी चीज़ें सीखी है, जैसे हिंदी बोलना सीखा है या साइकिल चलाना सीखा, बाइक चलाना सीखा है, गिटार चलाना सीखा है, तो इसमें यह है कि जो भी हमने सीख लिया उसको नई स्थितियों में हम कैसे लागू कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे जर्नलाइजेशन। कल्पना कीजिए कि आप विभिन्न प्रकार के जानवरों की पहचान करना सीख रहे हैं। सबसे पहले आप कुत्तों और बिल्लियों जैसे विशिष्ट उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप उनकी अनूठी विशेषताओं को जानें। हालांकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप विभिन्न जानवरों के सामान्य पैटर्न को पहचानना शुरू कर देते हैं। आप अपने ज्ञान को सामान्य बनाना शुरू कर देते हैं, यह समझते हुए कि 4 पैर और फर वाले जानवरों को संभावित रूप से स्तनधारियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे अगर हमने एक जानवर की पहचान कर ली, कुत्ते की पहचान कर ली कि 4 पैरों वाला कुत्ता होता है, तो उससे हम दूसरे जानवर की भी पहचान कर सकते हैं। जैसे बिल्ली हुई, गाय हुई, तो उनकी भी पहचान कर सकते हैं कि वो 4 पैर वाले हैं, तो वो भी जानवर ही हैं। तो इसलिए एक सिचुएशन में हमने सीखा कि कुत्ते के 4 पैर हैं तो वो एक जानवर है, तो उसी से हम दूसरे जानवरों पर भी उसी सिचुएशन को लागू कर रहे हैं कि बिल्ली के भी 4 पैर है तो ये भी जानवर है, गाय के भी 4 पैर है तो ये भी जानवर है। तो इसलिए एक सिचुएशन को हम दूसरी सिचुएशन में लागू कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे जर्नलाइजेशन, सामान्यीकरण।
सामान्यीकरण करने की यह क्षमता आपको व्यक्तिगत उदाहरणों से परे अपनी समझ का विस्तार करने और समान पैटर्न के आधार पर शिक्षित अनुमान या भविष्यवाणियां करने की अनुमति देती है। यह सीखने के एक बिल्कुल नए स्तर को खोलने जैसा है। तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि ज्ञान को हम कैसे अर्जन कर सकते हैं, फिर उसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, फिर हमें फ्लुएंसी की ज़रूरत होती है और फिर जनरलाइजेशन की। ये चारों स्टेजेज है लर्निंग की। ये नहीं है कि आप सीधा 4th स्टेज पे आ जाओगे। अगर लर्निंग करना स्टार्ट किया है तो कोई भी बच्चा जब पैदा होता है लर्निंग करना स्टार्ट करता है तो ये नहीं है कि वो सीधा जनरलाइजेशन पे पहुंच जाएगा। ये चारों स्टेप है जो एक के बाद एक आते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञान को अर्जन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ज्ञान को मेंटेन कर पाओगे। जब तक आपको ज्ञान का अर्जन नहीं होगा तो आप मेंटेन कैसे कर पाओगे और उसके प्रति फ्लुएंसी कैसे बना पाओगे और फिर जनरलाइजेशन कैसे कर पाओगे उसका। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है कि हम पहले ज्ञान को अर्जन करते हैं, फिर उसका रख रखाव करते हैं, फिर उसके प्रति परवाह आता है और फिर सामान्यीकरण कि हम उसी को किसी दूसरी सिचुएशन में लागू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक था स्टेजेस ऑफ लर्निंग, आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और हम जिन भी साथियों को अच्छे से समझ आया तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगर कुछ चीज़ें में उनको प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका सही लगाओ तो वो भी बताएं और नहीं लगाओ तो वो भी ज़रूर बताएं कि हमें किन चीज़ों पर सुधार करना चाहिए। और आशा है कि ये टॉपिक आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये टॉपिक सभी से संबंधित था, चाहे वो आप कोर्स कर रहे हो या आप स्पेशल एजुकेटर बनने की तैयारी कर रहे हो। तो आज से हमने ये स्टार्ट की है सीरीज और आगे इसको निरंतर रखेंगे। आप सभी का साथ जरूर चाहिए हमें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप साथ दोगे तो उतना ही ज़्यादा फिर हम आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। और उम्मीद है कि आप सभी इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, साथ में शेयर भी करेंगे और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।